Good evening, guys. My name is Prachi Putani. We are going to start a next topic, nature of management. Okay, so we are going to start the topic name is nature of management. Okay, सो क्या समझते हो आप लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट से? मैंने आपको कल इम्पोर्टेंस और एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कल क्लियर करवाए थे, राइट? 2 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर रहे थे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट रहेगा. आई होप आपको लास्ट क्लास वाला टॉपिक क्लियर होगा. ओके, सो अब हम लोग क्या समझते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट एज अ साइंस 3 पार्ट्स है इसके. एक तो साइंस की फॉर्म में हो सकता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फॉर्म में हो सकता है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की फॉर्म में हो सकता है. तो अगर हम लोग बात करें एज अ साइंस की, तो साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमाइज है मतलब पूरी नॉलेज बताती है. किसके बारे में? साइंस के बारे में, कि क्या क्या नॉलेजेस हैं. तो मैनेजमेंट में जो साइंस का यूज़ किया जाता है एज अ साइंस को हम लोग एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो हम लोग को एक्सप्लेन करती है, हमें ट्रुथ बताती है और ऑपरेट करती है कुछ जनरल लॉ के साथ. ठीक है, तो यही है कि इसका मतलब ये है कि आप लोग जैसे जैसे जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं एज अ, जब हमारा जनरल ट्रुथ हम लोग जो बताते हैं कि हाँ इस काम को करने के लिए कितना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. तो साइंस में एक्सपेरिमेंट मांगता है, नॉलेज मांगता है, जनरल लॉ मांगता है. ठीक है, जनरल ट्रुथ मांगता है जो आप लोग उसको ऑपरेट कर सको. अब एज अ डॉक्टर जो होते हैं वो मैनेज कैसे करते हैं? उनको नॉलेज होती है उस चीज़ की, राइट? एक डॉक्टर है, वो अब हार्ट का ऑपरेशन उससे करना है तो उसको हर चीज़ की नॉलेज होगी, उसको एक्सपेरिमेंट होगा, वो जनरल ट्रुथ बताएगा, उसको जनरल लॉस पता होंगे उस चीज़ के कि किस किस बेसिस पे वो चीज़ होती है, राइट? तो ये नहीं कि हम लोग एज अ सिर्फ थियोरटिकली पढ़ ले, हम लोग उसको प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली कर कर भी देखना पड़ता है. ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस. मैनेजमेंट एज एन आर्ट का बताता है. आर्ट क्या होता है? एक स्किलफुल होता है जिसके अंदर जो पर्सन अप्लाई करता है, अपनी स्किल्स बताता है और उस चीज़ को एग्जिस्ट करता है अपनी नॉलेज में कि हम लोग अपना गोल को कैसे डिसाइड करें. एक रिजल्ट लेकर जब वो आता है तो वो बताता है कि हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, मैंने ये ऑब्जर्व किया. आर्ट के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, प्रोफेशनली ये सब जो बताते हैं ये इस बेसिस पे बताते हैं कि आप लोग कैसे मैनेज करो एज एन आर्ट. एज एन आर्ट जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा स्किलफुल होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ताकि आप उसको पर्सनली जो लोगों को बता रहे हो उस चीज़ को कि आप कैसे अडॉप्ट करो, उसको हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट बताते हैं. क्लियर है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम लोग प्रोफेशनली जो आप लोग काम कर रहे हो हम लोग कैसे बता सकते हैं? जैसे डॉक्टर हो गए, राइट, वेल डिफाइंड, उनको नॉलेज होगी. डॉक्टर्स हो गए हमारे, ओके, और टीचर्स हो गई, इनको क्या है? ये प्रोफेशन है इनका. इंजीनियरिंग हो गए, इंजीनियर हो गए, तो इनका क्या है? एक प्रोफेशन है, उस कोड पे उसी के बेसिस पे वो लोग काम करते हैं. ठीक है, तो एक प्रोफेशन वर्ड से क्या है? प्रोफेशन वो है जिसका बंदा एक प्रोफेशनली उस लिस्टेड में ऑलरेडी उसको वो चीज़ आती है, वो ऑलरेडी प्रोफेशन है इस फील्ड में. बोलते हैं ना कि डॉक्टर इस फील्ड में, डॉक्टर साइंस से करिए वो मोस्टली इंजीनियरिंग या डॉक्टर्स बनते हैं. तो जिन्होंने ये सब प्रोफेशनली किया होता है उसको हम लोग कैसे प्रोफेशंस के अंदर मैनेज करना उसको हम लोग बताते हैं कि उनका मोटिव क्या है, उनका एथिकल कोड क्या है और जो वो नॉलेज दे रहे वेल डिफाइंड है कि नहीं. ओके, अब इसके अंदर आगे हम देखते हैं. देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर हम बताएं तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. जब तक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं होगा,
जो साइंस है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो प्रिंसिपल यही बताती है कि इसके अंदर आपको कॉज और इफेक्ट कैसे लाना है रिलेशनशिप में। ठीक है, दो वर्ड इसके अंदर आते हैं, कॉज और इफेक्ट। कैसे लाओगे, कॉजेस कैसे होंगे, इफेक्ट कैसे लाओगे, उस चीज़ को आप लोग बताते हो कि सिस्टमाइजली उनको नॉलेज है उस चीज़ में एज अ साइंस, अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट जो है वो आपको बता रहे हैं कि आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप उसका एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है साइंस में बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग केमिकल्स के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं कर देते तब तक हम लोग को नहीं क्लियर होता, हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब तक उसके अंदर आपको साइंटिफिकली आप लोग उसको टेस्ट नहीं करोगे, उसको कंट्रोल, उसका एक्सपेरिमेंटेशन नहीं देखोगे, तो आपको कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनकी कंडीशंस के बेसिस पे हमें एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सली वैलिड। यूनिवर्सली वैलिडिटी क्या होती है? साइंटिफिकली प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड बेस्ड एंड एप्लीकेशन। ये सिस्टम एट बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, यूनिवर्सल जो पूरी यूनिवर्सल वैलिडिटी बताती है, वो साइंटिफिकली बताती है कि उसका प्रिंसिपल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके बेसिस पे यूनिवर्सली वैलिडिटी प्रॉपर मैनेज के फॉर्म में, कि उसको नॉलेज है कितनी है, सोशली, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी वो काम कैसे कर रहा है, तो उसको मैनेज कैसे कर रहा है, उसको यूनिवर्सली वैलिडिटी की वो मॉडिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ओके, फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। आर्ट के अंदर आपके लिए थ्योरेटिकल होना ज़रूरी है, कि जब तब तक स्किल्स ये सब बहुत ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जो हमारी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, पर्सनली जो हम लोग बेसिक नॉलेज एक दूसरे तक बांटते। सपोज एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 डांसर है, 2 स्पीकर है, 2 एक्शन है, 2 राइटर्स है, सब अपना अपना काम अलग अलग बेसिस पे करेंगे। ठीक है, अगर एक डांसर है तो डांस करेगा, राइटर है वो राइट करेगा। ठीक है, तो सब अपना अपना पर्सनलाइज एक एप्लीकेशन फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर, ये कंपल्सरी है। ओके, तो ये हमारे लिए पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सेकेंड इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जितना आर्ट के अंदर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत आती है, हम लोग क्रिएट बहुत करते हैं। राइट, आप लोग आर्ट एज अ मैन, अगर एज एन आर्ट के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी और प्रैक्टिसेस बहुत दिखेगी। आपको प्रैक्टिसेस बहुत करनी है और क्रिएटिविटी भी देखनी है इसके अंदर। क्लियर है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन की, उनकी पर्सनली जो इंडिविजुअल हम लोग को बांटा हुआ है, वो अपना एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। एक म्यूजिशियन है, उसका यूनिक काम है, राइट, डिफरेंट है, वो सब अपना अलग अलग क्रिएटिवनेस दिखाते हैं। डांसर है, अपना क्रिएटिवनेस अलग फॉर्म में दिखाएगा, म्यूजिक के फॉर्म में नहीं दिखा पाएगा वो। क्लियर है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज होना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, किस बेसिस पे? जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड, उनको पता होता है कि हमें कैसे इंस्ट्रक्ट करना है। डॉक्टर है, डॉक्टर अपने बेसिस पे बता पाएगा, टीचर डॉक्टर की तरह नहीं बन पाएगी क्योंकि उसका दूसरा प्रोफेशन है। राइट, तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या बताती है? कि जो बंदा, फॉर एग्जांपल, अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वो इंडिया का कैंडिडेट है, वो क्लियर कर रहा है सारे एग्जामिनेशंस को, तो
एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, वो सीए की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री उस प्रोफेशन के लिए उसको ज़रूरी है। वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होना ज़रूरी है। क्लियर है? कोई भी बंदा जो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि उस एग्ज़ामिनेशन की वो डिग्री कर रहा है तो उसके लिए वो कंपल्सरी है। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करते हैं? जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं उनको बिकम करने के लिए वो एक रेगुलेट करते हैं और प्रोफेशनली एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है? अगर हम एक प्रोफेशनली कोड बना रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, हम उसको गाइड कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। ऑल डॉक्टर्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स बताते हैं कि अपॉइंटमेंट्स देते हैं, एथिकली कोड होता है उनका, टेक द ओथ ऑफ एथिकली प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। जब भी वो प्रोफेशन में अपना एक एंटर करेंगे तो इनका एक एथिकली कोड होगा डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स कहलाएंगे वो। ये नहीं कि डॉक्टर्स को टीचर्स कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक उनका एथिकली कोड है। टीचर्स को टीचर का प्रोफेशन दिया जा रहा है, डॉक्टर्स को डॉक्टर का, इंजीनियर को इंजीनियर का। क्लियर है? सर्विस मोटिव क्या होता है? वो लोग सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एज अ लॉयर अगर है तो अपने क्लाइंट को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल लॉयर बनकर बताएगा कि हाँ मैं आपका केस ले रहा हूँ और आपको कर भी दिखाऊंगा, तो सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर है, पेशेंट को ठीक कर रहा है, वो उसका सर्विस मोटिव है। टीचर है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रही है, उसका सर्विस मोटिव है। तो ये सारे इसके क्या है? एज अ प्रोफेशंस के मैनेजमेंट है। वेल डिफाइंड ऑफ नॉलेज होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए और प्रोफेशनली आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो हमारा लेवल है, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल एंड लो लेवल। ठीक है, टॉप, मिडल और लो लेवल जो कहलाते हैं हमारा फर्स्ट आता है 3 लेवल में से टॉप लेवल। टॉप लेवल जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स ले लो। ठीक है, टॉप मैनेज जो करते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हमारे टॉप लेवल पे आते हैं। यहाँ पे जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए आपके, ठीक है, या चेयरमैन हो गया, ये सारे के सारे आपके कौन आते हैं इस पे? टॉप मैनेजर पे, जो सेट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव। जब उनका एक ऑब्जेक्टिव सेट रहेगा तो वो आगे जो करने का उनका मोटिव है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हेडिंग फाइनेंसर दे दिया, चीफ फाइनेंसर ऑफिस की, इसको एक टास्क दिया है, वो कंप्लीट करना है, जो टॉप मैनेजर्स में आते हैं। तो उन्होंने एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो इस बेसिस पे हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। फिर वो लोग एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग, अगर मार्केटिंग का काम दिया है तो मार्केटिंग में कैसा काम हो रहा है, अगर एचआर में काम दिया है तो उधर कैसा काम हो रहा है। तो उनको जैसी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो टॉप मैनेजर में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्लान एंड मेक डिसीजंस। ये सारे के सारे प्लान, स्कैन, सेट, ये तीनों के तीनों टॉप मैनेजर डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्लान करेंगे, अच्छे से डिसीजन बनाएंगे, तभी एक काम हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मिडिल मैनेजर। जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं वो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, जितने भी ये जो लिंक होता है टॉप और लोअर का होता है, जो टॉप में भी काम कर रहे होते हैं, जो लोअर में भी काम करते हैं, उनके बीच में आते हैं मिडिल मैनेजर। ठीक है, जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, टॉप मैनेजर, सुपीरियर, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, यूजली इसको हम डिवीजन कर देते हैं प्रोडक्शन मैनेजर में, दूसरे और भी काम, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजीज में, प्लानिंग में। तो इन सबको एलोकेट करना होता है, ओवरसी करना होता है फर्स्ट टाइम मैनेजर में, रिपोर्ट करना होता है टॉप मैनेजमेंट में, डेवलप करना पड़ता है इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़।
ठीक है। इंटरप्रेट होते हैं पॉलिसीज़ में, इंश्योर करते हैं जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उनको असाइन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि ये सारा काम किसका होता है, मिडल मैनेजर का सारा काम मिडल मैनेजमेंट करते हैं। लॉ असाइन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जो भी पॉलिसीज़ आई हैं उनको फ्रेम कर टॉप मैनेजमेंट में इनको भेजनी होती है। इंश्योर करते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको पर्सनली इंश्योर हो रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, नेसेसरी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है उस बेसिस पे उनको कंप्लीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर, या हम इसको ऑपरेशनल मैनेजर भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ जो मिलजुल कर जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो सारे के सारे कौन करते हैं, लो लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। सुपरवाइज एम्प्लॉय सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइजरी मैंने अभी बताया ना, ये सुपरवाइजरी मैनेज करते हैं। सारे के सारे जो रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सारे इसमें एक्चुअली वो अपना वर्कफोर्स और पास ऑन जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है उनको मिडिल क्लास में जो भी करना होता है फिर वो टॉप लेवल पे पहुंचा देती है। ठीक है। रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजर, रिपोर्ट करना पड़ता है जो भी लो लेवल के होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं उनको सारी की सारी जो भी काम है उनको सब कुछ रिपोर्टिंग में उनको मिडिल मैनेजर को प्रोवाइड करना होता है। इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे ऑपरेट करते हैं वो इनके अंदर इनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो डे टू डे, क्योंकि टॉप लेवल के भी डे टू डे काम करेंगे, मिडिल लेवल के भी काम करेंगे और फर्स्ट लाइन के भी रेगुलर ऑपरेट करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आज का टॉपिक था हमारा। आज मैंने आपको 3 लेवल्स पढ़ा दिए और कौन सा पढ़ाया, मैंने आपको नेचर्स बता दिए मैनेजमेंट के। तो आज का यही है टॉपिक, हम लोग यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, और फिर हमारा 1-2 और टॉपिक रह जाएगा, कोऑर्डिनेशन, जो प्रॉपर एक कि कैसे काम करना है। कल मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊँगी और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन भी स्टार्ट करा दूँगी, बता दूँगी कि होता क्या है। तो मोस्टली हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि लास्ट कोऑर्डिनेशन ही बचा है इसके बाद, फंक्शंस के बाद। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्लियर हुआ होगा। जो भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस, यू कैन कमेंट। ओके, तो आप कमेंट जब तक नहीं करोगे तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप कमेंट कर दो, मैं आपके अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स लेकर आती रहूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे फर्स्ट वीडियो भी डाल दी थी पार्ट 1 की। ओके, तो वो भी देख लेना। पार्ट 2 की इसी के साथ पार्ट 2 की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप एक बार क्लियर कर लेना। दोनों ही आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों वीडियोस, पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी, और पार्ट 3 तो आपको डाल ही रही हूँ। ठीक है, वो तो आज आपको डल जाएगा, बट मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दोनों डाल दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।